जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं लेके आया हूं ऐसे कवि का काव्य लेके आया हूं जो जाति से तो मुसलमान थे लेकिन भक्ति श्री कृष्ण की करते थे। तो आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार के काव्य पूछे जाते हैं। और यह काव्य जो है आपके 9th, 11th, 12 और ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो उन्हीं सब पे आज चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। दोस्तों आज जिस कवि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं या उनके काव्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। रसखान, इनका नाम था रसखान और इनका मूल नाम जो था, बचपन का नाम था सैयद इब्राहिम। तो इससे ये पता लगता है कि ये मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने भक्ति किसका किया था? कृष्ण का किया था। किनका? कृष्ण का किया था। जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। कहाँ पे? ब्रज में हुआ था। कहाँ पे? ब्रज में हुआ था। किसकी भक्ति करते थे? श्री कृष्ण की करते थे। रचना इनका बार बार पूछा जाता है। प्रेम वाटिका बहुत ही फेमस रचना इनकी है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सुजान रसखान, ये भी बार बार पूछा गया है। और इनके गुरु थे गोस्वामी विठल नाथ जी। और यह गोकुल में जाते हैं, फिर ब्रज के बहुत सारे मंदिरों में भ्रमण करते हैं और विठल दास जी इनको अपना शिष्य बनाते हैं। और यह कृष्ण भक्ति में बहुत ही शानदार काव्यों की रचना किया है इन्होंने। इनका साहित्यिक योगदान जो रहा है वो श्री कृष्ण की भक्ति में रहा है। तो आइए इनके काव्यों के विषय में पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं काव्य दिया हूं और इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ मैं 4 लाइन का काव्य लिखा हूँ। पहले काव्य पढ़ते हैं, फिर भावार्थ पढ़ते हैं, फिर एग्जाम में कैसे पूछता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ कह रहा है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि अगर मृत्यु के बाद मेरा अगला जन्म मिले, मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात मेरा अगला जन्म अगर मिले तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोकुल और ब्रज की गांवों में जन्म लूं। ग्वारन मतलब उन्हीं गांव वालों के बीच में मैं पैदा हूं जहां पे भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गया? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है, यानी रसखान जी कहते हैं कि अगर मृत्यु के पश्चात मेरा कोई अगला जन्म मिले तो मेरी इच्छा है कि बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं उसी ब्रज के और गोकुल के गांव में जन्म लेना चाहता हूं जहां पे भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपना समय व्यतीत करते थे। दूसरा लाइन देखिए, जो पशु हो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगला कह रहा है कि अगर मेरा जन्म पशु योनि में हो, जबकि यह हमारे बस में नहीं है। कह रहे हैं अगर मेरा जन्म पशु योनि में हो जबकि यह मेरे बस में नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि चरो निति नंद की धेनु मझारन। तो मैं उसी नंद बाबा के गायों के बीच में जन्म लेना चाहता हूं जिसको भगवान श्री कृष्ण जाके चराया करते थे, गायों को चराया करते थे, या नंद बाबा की गायों के बीच में जन्म लेना चाहता हूं। अगला, पाहन हो तो गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। अर्थात कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पत्थर योनि में हो, मैं अगर पत्थर भी बनना चाहूं तो जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, अगर मैं पत्थर का जन्म पैदा होऊं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिसने भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल की गायों की रक्षा करने के लिए अपनी कानी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूं। अगला, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कुल कदम्ब की डारन। अगला लाइन कह रहे हैं, रसखान जी कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो,
अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, खग मीन्स होता है पक्षी, तो मेरा बसेरा वही हो, मैं उसी जगह अपना घोंसला बनाना चाहता हूं। मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन, उसी कदम्ब की डाली पे मैं अपना बसेरा डालना चाहूंगा, जिस कदम्ब की डाली के नीचे, यमुना के नीचे भगवान श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 4 लाइन की कविता आप पूरे ध्यान से समझ गए होंगे। आपके हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में कहीं से दिक्कत नहीं आएगा। अब आते हैं कि यहाँ किस प्रकार का प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठा के 2 लाइन दे देगा, पूछ देगा कि यह किसकी रचना है। तो ये रचना किसकी है? रसखान जी की है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। भाषा पूछ दे तो ये ब्रज भाषा है। अगर पूछ दे 2 लाइन यहाँ का दे दे, यहाँ का दे दे, पूछते कौन सी भाषा में रचना, काव्य की रचना की गई है, तो ब्रज भाषा में। शैली पूछ दे तो मुक्तक शैली है। अगला अब पूछ दे रस कौन सा है, तो देखो इसको पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, कोई कवि है जो इच्छा जता रहा है कि कृष्ण जहां जहां ब्रज में जो जो किए थे वहीं जन्म हो। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि भक्ति रस है। और इसके साथ अगर ऑप्शन में भक्ति रस ना दिया हो तब कौन सा? शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक अनुराग होता है, यानी भगवान के प्रति भक्ति करना। और शांत रस मतलब जिसको पढ़ने के बाद हमारे हृदय में शांति का अनुभव महसूस हो। अगला अलंकार पूछ दे तो इसमें अलंकार जो है 2 लाइन इधर पूछ दे या इधर पूछ दे, तो अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहां देखिए दिया है बसो ब्रज। अब देखो यहां बसो ब्रज कहां पे है? यहां पे है। तो यहां देखो ब और ब 2 वर्णों की आवृत्ति हुआ है कि नहीं हुआ है? स्पष्ट हुआ है। गोकुल गांव, तो देखो ग वर्ण की आवृत्ति और ग वर्ण की आवृत्ति हुआ है। चलिए नित्यानंद, यहाँ 9 वर्ण की आवृत्ति, यहाँ 9 वर्ण की आवृत्ति, अर्थात यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति हुआ, यहाँ ग वर्ण की आवृत्ति हुआ, यहाँ 9 वर्ण की आवृत्ति हुआ। और अगला कालिंद कूल कदम, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति और यहाँ क वर्ण की आवृत्ति, यानी वर्णों की आवृत्ति जब बार बार हो तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। तो ये दोस्तों था, छोटा सा वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपके हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों आप काव्य से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे मैंने हिंदी काव्य नाम से प्लेलिस्ट बनाया है। अगर हिंदी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मैंने हिंदी सामान्य हिंदी सीजन 2 नाम से चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। और भी वहां अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मनोविज्ञान, संविधान, भूगोल, इतिहास सारे टॉपिक बने हुए हैं प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर देख लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।